जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि 1 जनवरी से फिजिक्स का मोस्ट डिटेल्ड वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो आज हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने बेसिक मैथ पे वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक हिंदी में कहते हैं शुद्ध गति की। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स होता क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन without taking in account of the factors which cause motion। ठीक है, तो फैक्टर विच कॉज मोशन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की बात कर रहे हैं, और नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम बॉडी के मोशन का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस को हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। तो हम बॉडी के मोशन का विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मगर उसका जो कॉज है, उस मोशन का जो कॉज है, मतलब हम फोर्स को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हमको फोर्स से मतलब नहीं है, केवल मोशन से मतलब है। मोशन से मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, बॉडी की डिस्प्लेस कितना गया, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, इन सब से हमको मतलब है, मगर हमको उसके फोर्स से मतलब नहीं है ना। तो जिस स्टडी में केवल मोशन का एनालिसिस किया जाए उस स्टडी को काइनेमेटिक्स कहते हैं। अगला टॉपिक देखिए बेटा, अगला है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जैसे ये कोई बॉडी है, ये बॉडी इधर की ओर मोशन कर रही है, मोशन को हिंदी में गति कहते हैं। ये v स्पीड से गति कर रही है। अब कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उस बॉडी को मोशन करते हुए कोई ना कोई तो देख रहा होगा ना। तो जो देखता है उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। द पर्सन हु ऑब्जर्व
the motion is known as ऑब्जर्वर। जो पर्सन बॉडी के मोशन को देख रहा है वो ऑब्जर्वर होता है ना। ऑब्जर्वर के साथ हमको और चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने ये बनाया, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या है ये? कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारी एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये हमारी जेड एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं, है ना। और जहां पे ये एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन को कहते हैं मूल बिंदु। ओरिजिन को मूल बिंदु कहते हैं और एक्सिस को कहते हैं अक्ष। ठीक है। तो बेटा यहां पे जो ओरिजिन पे होगा हमारा ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर हमारा ओरिजिन पे होगा। ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन पे ऑब्जर्वर हमारे जब बॉडी मोशन करेगा, बॉडी मोशन करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, है ना। तो ऑब्जर्वर वो कोऑर्डिनेट के चेंज को ऑब्जर्व करेगा, उसको नोट डाउन करेगा। प्लस ऑब्जर्वर के पास होती है एक स्टॉप वॉच। क्या होती है? स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच की हेल्प से वो टाइम को मेजर करेगा, है ना। तो हमको ये पता चल रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लस ऑब्जर्वर प्लस स्टॉप वॉच, ये सब मिला के हमारा बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। रेफरेंस, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या बनता है? मिलके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। यहां पे कोई डाउट? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लस ऑब्जर्वर प्लस स्टॉप वॉच मिला के हमारा क्या बनता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। अगला देखो बेटा,
अगला है हमारा मोशन। मोशन जिसे हिंदी में कहते हैं गति। और रेस्ट जैसे हिंदी में कहते हैं विराम। सबसे पहले हम मोशन को देखेंगे। इफ बॉडी change its position with respect to time, then the body is said to be in motion। यदि किसी बॉडी की पोजीशन उसके टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो बॉडी को क्या कहते हैं कि बॉडी मोशन में है ना। देखो किसी बॉडी को मोशन में कौन देख रहा होगा, ऑब्जर्वर देख रहा होगा। अगर ऑब्जर्वर ने देखा कि बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, मतलब उसे स्टॉप वॉच ऑन कर दी है। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद बॉडी के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब बॉडी क्या है, मोशन में है। इसका मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट अगर ये कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते हैं है ना, तो बॉडी कैसा होगा, मोशन में होगा। बॉडी कैसा होगा, मोशन में होगा। अगला है हमारा रेस्ट। इफ बॉडी डज नॉट change its position with respect to time, then the body is said to be in rest। ठीक है, अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं तो बॉडी को क्या कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है। इसका मतलब ये है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट
do not change with respect to time. तो अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होते हैं तो इस टाइप इसको क्या कहेंगे कि बॉडी हमारी रेस्ट पे है। बॉडी कैसी है हमारी? रेस्ट पे है। हमारी बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है। अगला है हमारा 1D मोशन और 1 डायमेंशनल मोशन और लीनियर मोशन। वन डी मोशन में या वन डायमेंशनल मोशन में हमारी जो बॉडी होती है उसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उस टाइप के मोशन को 1D मोशन कहते हैं। उस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन या 1D मोशन कहेंगे। ठीक है। 2D मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन और प्लेनर मोशन। टू डी मोशन में टू कोऑर्डिनेट चेंज with respect to time। प्लेनर मोशन, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं? 2D मोशन कहते हैं। ठीक है ना। या तो एक्स वाई चेंज हो, या वाई जेड चेंज हो, या जेड एक्स चेंज हो, मतलब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए, है ना। और तीसरा कोऑर्डिनेट अनचेंज रहेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज with respect to time। ठीक है ना। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे? 2D मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन या प्लेनर मोशन कहेंगे। अगला है हमारा 3D मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन
और 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस, ठीक है। इफ ऑल दी 3 coordinate change with respect to time, then the motion is said to be 3D motion, ठीक है ना। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए। तो ऐसे इस केस में मोशन को क्या कहेंगे, 3D मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन दी मोशन इन दी स्पेस कहेंगे बेटा। यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, दी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ irrespective of direction of motion. The length of actual path irrespective of direction of motion is known as distance। मतलब कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, अगर ए से बी हम ये रास्ते को फॉलो करते हैं, इस रास्ते को फॉलो करते हैं, तो इस रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, है ना। इस रास्ते की लंबाई हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब ए से बी जाएं या बी से ए जाएं, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। हाँ भाई, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिन क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी को पता है। एक वर्ड आया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बराबर होता है एन इंटू यू के।
एन माने होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, और यू माने होता है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे कि लिखा हमने 3 किलोमीटर, है ना, तो किलोमीटर क्या है, यूनिट, और 3 क्या है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी हमारी डिस्टेंस, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यहां पे कोई दिक्कत? अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दी शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position। नहीं, एक सेकंड, इस पे थोड़ी गलती हो गई है, इसको सही कर देता हूँ। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। द लेंथ ऑफ द लेंथ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position along with direction is known as displacement। The SI unit of displacement is मीटर। The SI unit of displacement is मीटर, ठीक है। It is a vector quantity। It is a vector quantity, ठीक है ना। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कोई बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, बी पॉइंट तक जाती है। ए से बी जाने के लिए वो इस रास्ते को फॉलो करता है, ठीक है। ए से बी जा रही है ये बॉडी ऐसे करके, है ना। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, और डायरेक्शन के साथ बोलना है हमको। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ प्लस उसकी डायरेक्शन, वो क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके एक वेक्टर बनाया। ये हमारा है R1 वेक्टर।
एक वेक्टर हमने ऐसे करके बनाया बी तक, ये हमारा क्या है R2 वेक्टर, ठीक है। R1 एंड R2 वेक्टर क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। R1 R2 हमारे क्या है पोजीशन वेक्टर हैं, है ना। हमारा जो मोशन स्टार्ट हुआ था वो ए से स्टार्ट हुआ था और बी तक जा रहा है ना। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ए से बी होगा ऐसे करके, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर। अब हमको वेक्टर का बताया है कि ये क्लोज फिगर बन रहा है, तो हमारा जो R1 वेक्टर होगा प्लस एस वेक्टर वो बराबर होगा R2 वेक्टर के, और एस वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। अगर ए के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 z1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, अगर हमको R1 वेक्टर लिखना है तो R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 होगा हमारा यहाँ पे ओरिजिन कितना है 0 0 0, R1 होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है हमारा x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 जे कैप प्लस z1 माइनस 0 के कैप, ठीक है। इसी तरीके से R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर होगा x2 माइनस 0 आई कैप प्लस y2 माइनस 0 जे कैप प्लस z2 माइनस 0 के कैप, है ना। तो अगर हम R1 वेक्टर लिखे तो R1 वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, है ना। और R2 वेक्टर हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो यहाँ पे एस वेक्टर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। यहाँ पे कोई डाउट? हाँ भाई, यहां तक चीजें क्लियर है ना। तो हमको एक चीज पता चल रही है कि दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है ना। तो नोट करके ये पॉइंट हम देखेंगे, बिटवीन इनिशियल एक सेकंड, इसको चेंज कर दे थोड़ा। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन only one value of displacement is possible, ठीक है।
मगर डिस्टेंस हमारी बहुत हो सकती है, जैसे कि हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए, ये बी। हमारा एक रास्ता ऐसे भी हो सकता है ए से बी, एक रास्ता हमारा ऐसे भी हो सकता है, एक रास्ता हमारा ऐसे भी हो सकता है, मतलब हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकती है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन between initial and final position distance can have infinite values. Between initial and final position in distance has infinite value, है ना। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या, मैग्नीट्यूड। ये किसका सिंबल होता है, मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसकी वैल्यू देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उससे छोटी डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगी, या तो डिस्टेंस की वैल्यू उससे बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। बराबर कब होगी, जो अगर मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में हो। अगर ए से बी हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस हमारा बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 1 होगी। यहां पे कोई दिक्कत, इक्वल टू और लेस देन 1 होगी, ठीक है। यहां पे कोई डाउट? तो बेटा इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ाते रहेंगे, आज का हमको यहीं तक पढ़ाना था, है ना। इसी तरीके से मैंने आपसे वादा किया है कि जो मैं फिजिक्स का कोर्स लेके आ रहा हूँ वो मोस्ट डिटेल्ड कोर्स होगा, है ना। जो पूरी यूट्यूब में आप देख रहे हैं कि यूट्यूब में जो वीडियोस आ रही है वो वन शॉट वीडियो है। लोग अपना कोर्स बेचने के लिए उसमें वन शॉट वीडियो डालते हैं, मगर जो डिटेल कोर्स होता है वो आपको परचेज करना पड़ता है ना। मैं जो आपको कोर्स दे रहा हूँ वो डिटेल कोर्स है, उसको आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है ना। तो आई होप बेटा आप सबको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।